हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, आज आपको बताते हैं कबाड़ के जुगाड़ से करोड़पति बनने का तरीका, यानी प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल बनाने का तरीका। प्लास्टिक वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने के तरीके को थर्मोकैटालिक डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी बातें, यानी प्लास्टिक टू ऑयल प्लांट लगाने की पूरी जानकारी कहां से मिलेगी। भाई साहब विज्ञान की दुकान खोलकर बैठे हैं, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, हर एक चीज बताऊंगा। प्लांट लगाने में कितना खर्चा आएगा, भाई साहब बढ़िया लोकेशन पर 50 गज का प्लॉट इसमें घुस जाएगा मजाक कर रहा हूं। मोटा मोटा मान के चलो कि 50-60 लाख रुपया खर्चा इस प्लांट को लगाने में आ सकता है और डिपेंड करेगा कि आप इस प्लांट को किस जगह पर लगा रहे हैं और कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। पर ऑन एन एवरेज अगर मैं मीडियम साइज प्लांट की बात करूं तो 50-60 लाख रुपया खर्चा आएगा। प्लांट लगाने के लिए पैसे का जुगाड़ कहां से होगा? दिमाग दौड़ाओ, देखो आसपास कहीं एटीएम मशीन है क्या? मेरा इशारा समझ रहे हो ना? गलत मतलब मत निकालो, एटीएम मशीन से पैसे निकालने हैं, दुकान से एटीएम मशीन नहीं निकालनी। अब बैंक जाओगे तो टाइम लगेगा, एटीएम मशीन से फटाफट निकल जाएंगे। और जितने पैसे का जुगाड़ आप कर सकते हो उतने कर लो, बाकी सरकार लोन दे देगी। अब आप पूछोगे भैया सरकार हमें लोन काहे देगी? बिल्कुल देगी जी। आप लोन लेके फैक्ट्री लगाओगे, 4-5 लोगों को रोजगार दोगे, तो नौकरी देने का काम तो आपने ही कर दिया, ये काम तो सरकार का था, तो लोन आपको जरूर मिलेगा। देखो अगर कागज पत्तर ठीक है तो लोन जरूर मिलेगा। एक स्कीम भी है PMEGP, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत MSME सेक्टर को लोन दिया जाता है और जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले तो लोन मिलना आसान हो जाता है। तो जी अगला सवाल आता है, इस काम को करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो जी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये चीज आपको जल्द ही वीडियो में आगे समझ भी आ जाएगी। भारत सरकार की ऐसे काम को लेकर क्या नीति है? भाई साहब बहुत ही खतरनाक नीति है, आगे बताऊंगा वीडियो में। तेलों खरीदने वाले यानी कि मार्केट कैसे मिलेगी? तो मार्केट मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार अगर आपका प्रोडक्शन चालू हो गया तो लोग सूंघते हुए आपके पास पहुंच जाएंगे। आगे बता दूंगा वीडियो में कि मार्केट कैसे मिलेगी। प्लांट लगाने से पहले क्या काम नहीं करने हैं? हाँ जी, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि प्लांट लगाने से पहले आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप करोगे तो नुकसान उठाओगे, ये भी वीडियो में आगे बता दूंगा। इसके बाद आते हैं जी दूसरी कैटेगरी के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि हमें कोई बिजनेस ना करना, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे काम का क्या है? बिल्कुल है। देखो UPSC के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आया था सन 2016 में, अगर मैं सही हूं तो, मतलब मुझे पक्का याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। अरे क्या फर्क पड़ता है कब आया था, आया जरूर था, इतना पक्का है। अब अगर UPSC पूछ सकता है तो बाकी एग्जाम भी पूछ सकते हैं। आगे सुनो, ना हम नौकरी वाले हैं ना हम बिजनेस वाले हैं, ये वीडियो हमारे किस काम की? तो भैया सुन लो, बेशक ये वीडियो आपके किसी काम की ना हो, लेकिन आप इस वीडियो के जरिए किसी दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, दूसरे को जानकारी दे सकते हैं, आपका खुद का ज्ञान भी तो बढ़ रहा है। चलो तो लगाना शुरू करें प्लांट, आगे चलते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए? ये रहा जी, ये सारी चीजें चाहिए, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन और कैटलिस्ट। सुनो इनका क्या मतलब है। पॉलीप्रोपिलीन का मतलब हो गया ये जो आपके इस टाइप के डब्बे होते हैं, सिंगल यूज वाले, एक बार इस्तेमाल करके फेंकने वाले, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तेल बनाने के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं पॉलीथीन पे। तो पॉलीथीन हमारी होती है 3 तरह की। पहली हो गई लो डेंसिटी, ये जो आप पैकिंग वाली पॉलीथीन देखते हो ना, ट्रांसपेरेंट पतली वाली, ये तो हो गई आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर आता है MLP यानी कि मल्टी लेयर पॉलीथीन। देखो ये क्या होती है, कई बार पॉलीथीन के ऊपर प्लास्टिक के साथ साथ कुछ और भी लेयर्स लगाई जाती हैं। कोई मेटल की लेयर हो सकती है या किसी एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हमने पॉलीथीन लगाई है तो वो भी मल्टी लेयर प्लास्टिक में आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो काली वाली पॉलीथीन होती है ना, जो छप्परों के ऊपर डाली जाती है ताकि बारिश का पानी नीचे ना आ जाए, या फिर कई जगह पर ये प्लास्टिक के पाइप बनाने में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। इसके बाद चाहिए आपको कैटलिस्ट, यानी कि रिएक्शन को तेज करने वाला या फिर आपको प्लास्टिक से पेट्रोल देने वाला जो कैटलिस्ट है वो चाहिए। LPG सिलेंडर हीटिंग करने के लिए या इलेक्ट्रिकल कॉइल, ये दोनों हीटिंग के काम में इस्तेमाल होंगी जो आप प्लांट बनाओगे उसके अंदर। अब जरा बात कर लेते हैं कहानी की शुरुआत कहां से होगी। तो जी सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना है जो कि कूड़े को इकट्ठा करने का काम करते हैं। वो कूड़ा लेकर आएंगे और आपके जगह पर, यानी कि जहां आपकी फैक्ट्री लगी है उस जगह पर लाकर छोड़ देंगे। वजन के हिसाब से जो भी उनका पेमेंट बनता होगा मार्केट रेट के हिसाब से आप वो उन्हें कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है उस कूड़े की सॉर्टिंग, यानी कि उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके प्लांट में नहीं जानी चाहिए।
हर तरीके का प्लास्टिक जो है प्लांट के अंदर नहीं डाला जाता, जैसे कि पीवीसी। अब आपने प्लास्टिक को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ठीक है जी। अब होगी उसकी कटिंग। कटिंग होने के बाद वो डाला जाता है रिएक्टर के अंदर। एक बार रिएक्टर के अंदर जाएगा, उसके बाद होगी हीटिंग, और यहां से शुरू होता है पूरा प्रोसेस तेल बनने का। आगे देखते हैं। ये स्लाइड यहां कैसे आ गई, वो कहां गई जिसमें एक्सप्लेन कर रखा था। हाँ, ये रही। तो जी प्लास्टिक पायरोलिसिस प्रोसेस के बारे में जान लो एक बार, क्या हो रहा है यहां पर। ये तो हो गया आपका वो टैंक जिसके अंदर आप कटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े डाल रहे हो, ठीक है जी। आपने डाल दिए। डालने के बाद जब आप उसे गर्म करोगे तो वो वेपराइज होंगे। उनका वेपर कैटलिस्ट रूम में, यानी कि एक चेंबर मान लो या फिर एक दूसरा कंपार्टमेंट मान लो जिसके अंदर कैटलिस्ट रखा हुआ है, उसके साथ टकराएंगे, और यहां से जब वो फ्यूम्स आगे जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑयल में। लेकिन वो ऑयल अभी प्योर नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है जी। उसमें जो इंप्योरिटीज हैं, गंदगी है या फिर खराब ऑयल है, वो तो इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट ऑयल टैंक में और वापस जा सकता है इस वाले टैंक में। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वेस्ट ऑयल को निकाल लो और इस्तेमाल कर लो हीटिंग में, या फिर आप इसको वापस डाल दो इसके अंदर। आपने वो देखा ना, गन्ने का रस निकालने वाले गन्ने को जब तक उस कोल्हू के अंदर डालते रहते हैं जब तक एक एक बूंद ना निकल जाए। तो आप ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं, यानी वापस डाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वेस्ट ऑयल अलग होने के बाद वो जाएगा गैस लिक्विड सेपरेटर के अंदर, ठीक है जी। यहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और जब तापमान में बदलाव होगा तो अलग अलग तापमान पर निकलने वाला तेल, जैसे कि रिफाइनरी में निकलता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहां पर भी अलग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस पाइप को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका डीजल अलग होगा और उसके बाद पेट्रोल का नंबर आएगा। पेट्रोल यहां पर इकट्ठा हो गया। लेकिन क्या ये डीजल पेट्रोल तुरंत कार या बाइक में इस्तेमाल करने लायक है? वेल, डिपेंड करेगा कि आपने फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है, क्या इसको इंडस्ट्री ग्रेड तक प्यूरिफाई किया है। अगर हां तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो, उस प्रोसेस के बीच में एक ये प्रोसेस भी होना था, यानी कि जो आपने तेल प्रोड्यूस करा है उसके अंदर से सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, इन तीनों को भी सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और इनके यहां पर फिल्टर्स लगे हुए हैं। इन फिल्टर्स के द्वारा जब वो फ्यूम्स निकल जाएंगे उसके बाद ये सारा प्रोसेस होगा। तो बीच में क्योंकि उस डायग्राम में फिल्टर नहीं थे तो मैंने ये यहां पर दिखा दिए। आगे चलते हैं अब। और जैसा कि आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं बिना सवाल जवाब के किसी भी चीज को नहीं समझना चाहिए। तो अब आएंगे आपके सवाल। ये रहा एक सवाल आपका, अगर ये सब इतना आसान होता तो हर जगह पेट्रोल पंप ना खुल जाता? काहे लोग तेल खरीदने के लिए मोटे पैसे खर्च करते और सरकार को बाहर से तेल खरीदने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है जी। हम हर दिन 25-26 हजार टन प्लास्टिक पैदा करते हैं। हाँ जी, इतना कूड़ा पैदा करते हैं हम लोग, बड़े कबाड़ी हैं। तो सरकार उस कबाड़े से बने हुए तेल को बेचकर पैसा क्यों नहीं कमाएगी? सवाल तो जायज है, बिल्कुल सही बात है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सरकार ये सब क्यों कर रही है या क्यों नहीं कर रही है, जरा ये जान लो कि आखिर में ये है कितना आसान। हाँ, सच में बहुत आसान है। देखो, मैंने इन मोहतरमा का जो चेहरा है वो छुपा दिया है क्योंकि ये आईआईटी की स्टूडेंट है। नहीं, ये कारण नहीं है, बल्कि मोहतरमा का चेहरा है इस वजह से छुपाया है। प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं सभी के, ठीक है जी। तो मैडम का चेहरा मैंने छुपा दिया, इनका नाम भी मैंने छुपा दिया, बाकी इनके बारे में बता देता हूं। ये है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आईआईटी दिल्ली 2021 की छात्रा। अब ये यहां पर इस वीडियो में क्या कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन मोहतरमा ने अपने प्रोफेसर मिस्टर के पंत के अंडर और एसएन नायर, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो एक थर्मोकैटालिक डीकंपोजर, ये तो मैंने गलत बोल दिया, थर्मोकैटालिक डीपॉलीमराइजेशन प्लांट बना लिया। अब अगर लैब के अंदर ये मैडम अपने प्रोफेसर्स की गाइडेंस में एक थर्मोकैटालिक प्लांट बना सकती हैं, तो भाई साहब आप क्यों नहीं बना सकते? ये भी तो बना रही हैं। अगर ये लैब में बना सकती हैं तो आप घर में क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो जी। और कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। ये देखो, पेट्रोल भी दिख रहा है यहां पर। मैडम ने क्या काम किया, कुछ प्लास्टिक काटे और यहां पे डाल दिए, ठीक है जी, और उसके बाद पेट्रोल निकाल लिया। और ये प्योर पेट्रोल नहीं है, मतलब इंडस्ट्री ग्रेड का नहीं है। अब आपका एक और सवाल आएगा जी, सुन लो वो भी। मैडम आईआईटी से पीएचडी कर रही हैं, आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर चुके हो, ठीक है जी। आपके और मैडम के लिए इन चीजों को समझना आसान है, लेकिन हमें कौन बताया कि रिएक्टर कैसे बनेगा? अगर हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो तो हम घर में रिएक्टर कैसे बनाएंगे? हमें तो रिएक्टर चलाना भी ना आता।
जाहिर सी बात है, जब बनाना नहीं आता चलाना कैसे आएगा। ये लाइन क्यों डाली मैंने यहाँ पर? अरे परेशान ना हो, मैं सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। देखो, अब आपको बताने के लिए मैं सीधा रिसर्च गेट की वेबसाइट पे गया, वहां से कुछ रिसर्च पेपर निकाले और उनमें जो इंडियन राइटर्स के द्वारा पब्लिश रिसर्च पेपर थे, सॉरी राइटर नहीं, रिसर्चर्स के द्वारा पब्लिश रिसर्च पेपर थे, वो निकाले और उनमें से भी जो सबसे आसान था वो वाला निकाल के लाया हूं। उस रिसर्च पेपर में इस प्लांट को बनाने का पूरा तरीका दिया हुआ है, बिल्कुल एक ईंट, कितने साइज की ईंट लेनी है, कितना मसाला लगाना है, कितने साइज का पाइप लेना है, कितनी मोटाई का पाइप लेना है, कैसे असेंबल करना है, सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में। लेकिन बड़ा छोटा सा प्लांट बनेगा उससे, घर का प्लांट जो घर में आप चला सकते हो। कभी सोच रहे हो कि उसे लगाकर ताबड़तोड़ नोट छपेंगे, ना ना ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। मतलब अगर टेस्ट प्रोजेक्ट वगैरह करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। आगे देखो, अब वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने का कि भैया कितना बड़ा पाइप लेना है, क्या काटना है, कहां जोड़ना है, ये समझाना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई बैठकर मुझे इतनी देर झेल पाएगा। तो मैंने क्या काम किया है, इस पेपर में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है वो मैं आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। बड़ी ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, यूं समझ में आ जाएगा। और ना है तो मैं किस लिए बैठा हूं, मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा। आगे चलो, ये दोनों यहाँ क्या काम कर रहे हैं ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, पढ़ लेते हैं। किसी काम को करने के तरीके, अरे हाँ याद आ गया, सुनो भाई, देखो किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मस्क वे और एक होता है अंबानी वे। मतलब क्या है, एलोन मस्क का जो तरीका है वो ये है, किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सीख लो, जानकारी ले लो, खुद को एजुकेट कर लो और ये सब करने के बाद एक टीम इकट्ठी करो और टीम इकट्ठी करने के बाद खुद भी घिसो और औरों को भी रगड़ो और उसके बाद आपकी कंपनी जो है बड़ी बन जाएगी और आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मिस्टर अंबानी वे। अब ये कौन सा तरीका है, तो ये तरीका ये है, सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ो जिनके पास जानकारी है, उनकी टीम बनाओ, उन्हें पैसे दो, वो आपके लिए काम करेंगे वैसे कोई तीसरा तरीका भी होना चाहिए, पर चलो अभी इन दो से काम चला लो। अब इन दोनों का उदाहरण भी तो होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है, चलो दिखाता हूं। देखो जी, ये है मिस्टर सतीश कुमार, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और मेरे ख्याल से ये हैदराबाद से हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कर लें, एक प्लांट लगा के देख लें, बायोफ्यूल वाला प्लांट, यानी कि प्लास्टिक से तेल बनाने वाला प्लांट। और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके एक प्लांट खड़ा कर दिया। अब ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया एलोन मस्क वे। दूसरा उदाहरण ये है जी आपका रुद्रा एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, अब ये जो कंपनी है, इसके जो ओनर हैं, उन्हें खुद को ये नॉलेज नहीं थी कि इस तरह का प्रोजेक्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निकल स्किल चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों की टीम बनाई जिन्होंने इनको गाइड किया कि भैया इस काम को ऐसे कर सकते हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और मेरे ख्याल से पॉलीमर इंजीनियर्स भी थे। उनकी टीम मिलकर इनके इस प्रोजेक्ट को चला रही है। अब आप पूछोगे मेरे सवाल कि मास्टर जी जरा ये बताओ, कहीं आपके द्वारा बताई गई इस स्कीम में हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा? कभी पता चला कि हम खर्चे के पर्चे भर दे और सरकार ये कहे ये बेटा क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम, ये तो हमारी नीतियों के ही खिलाफ है। ना 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 ना, हम तुम्हें अरब के खरबपति नहीं बनने देंगे ये क्या बोल रहा हूं मैं। वैसे ये डाउट अगर आपके मन में है तो जरा ये देख लो। अब ये क्या चीज है जी, तो देखो भैया, लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन से एक सवाल पूछा गया था और ये सवाल पूछने वाले महाशय कौन थे, तो जी ये थे श्री राम सिंह रठवा। अब इन्होंने ये सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब जरा ये बताओ, दुनिया में प्लास्टिक को लेकर अलग अलग देश खूब काम कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक से तेल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्कीम भी बता दो। क्योंकि जितना प्लास्टिक हम पैदा करते हैं, क्योंकि जितने बड़े प्लास्टिक के कबाड़ी हम हैं, इससे ऊपर कुछ ही देश हैं बस। तो जी इसके जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा, हाँ जी हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये 4 एजेंसीज जो हैं मिलकर प्लास्टिक को ठिकाने लगाने पर दिन रात काम कर रही थी। कौन कौन है ये? तो जी पहली है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तीसरा है गेल और चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि शायद दिल्ली वाला है। हाँ जी दिल्ली वाला। तो ये सारी एजेंसीज जो, मतलब ये तो एजेंसी नहीं है, इंस्टीट्यूशन,
ठीक है जी। तो जी ये सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने के ऊपर दिन रात काम कर रहे थे, ठीक है जी। कितनी कामयाबी मिली? तो जी सन 2018 में ये लोग इतने कामयाब हो गए थे कि बस थोड़ा बहुत और प्यूरिफाई करके उस तेल को हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते थे। और आज की डेट की अगर बात करें यानी कि सन 2024 की, तो हाँ बिल्कुल प्लास्टिक से बना हुआ तेल गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सारी चीजों की जानकारी रखता हूं। देखो भैया, तो बात है अयोध्या नगरी की, यानी कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की। अयोध्या में उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी प्लास्टिक से ऑयल बनाने वाला प्लांट बन रहा है, ठीक है जी। घोषणा करी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है जी। और इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट भी लगाया था उन्होंने अयोध्या की तरफ जाते हुए। अब आप ये पूछ सकते हो कि जब सरकार इस तेल का स्वाद चख चुकी है तो भाई साहब पकड़ के कूट ना देगी, हमें काय को बनाने देगी? ये तेल बेच के तो वो खुद पैसा कमाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये तो गलत सोच रहे हो। देखो ना, ये चीज सही नहीं है, बताता हूं क्यों। अगर आप अपनी फलाना ढिमकाना तेल कंपनी खोलते हो तो इसमें फायदा सरकार का ही है। हाँ जी, इनडायरेक्ट वे में। देखो हर कोई ये चाहता है कि बिना काम करे उसे खूब फायदा हो, सरकार भी ऐसा चाहती है। अब सरकार को फायदा कैसे होगा? अगर आप सरकार के लिए काम करो। अब आप सरकार के लिए काम कैसे करोगे? देखो, जब आप एक बिजनेस सेटअप करोगे, 4 लोगों को रोजगार दोगे, आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा। उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा सरकार भी तो लेगी, टैक्स के रूप में लेगी। तो बिना कुछ करे सरकार को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो बात अलग है कि सरकार आपको बिजनेस करने का माहौल देगी, सुरक्षा देगी, बहुत सारी चीजें देती है। बिजली भी सरकार की तरफ से ही आएगी, लेकिन इन सारी चीजों के बदले में आप टैक्स भी तो दे रहे हो। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर सरकार को फायदा ही है। लेकिन अगर यह काम सरकार खुद करे तो पहली बात उसे वेंडर चाहिए, दूसरी चीज उसको जमीन ढूंढनी पड़ेगी, खुद प्लांट लगाएगी, सरकारी नौकर रखेगी, उन्हें तनख्वाह देगी। काम वो करेंगे नहीं, घोटाला करेंगे, गड़बड़ करेंगे। फायदा सरकार को नहीं होगा बल्कि सरदर्दी बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि अलग अलग लोग आकर इस चीज में आगे बढ़ें। इससे फायदा सरकार को ही है और देश की तरक्की भी होगी और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप कोविड का टाइम याद कर सकते हो, जिस टाइम सरकार ने सबको घर पे बैठा दिया था कि बेटा जाओ बैठो टीवी एंजॉय करो। उस टाइम पर सरकार की आमदनी यानी टैक्स कलेक्शन औंधे मुंह गिर गया था, क्योंकि कमाने वाले लोग जो है घर के अंदर बैठे थे। इसीलिए सरकार को फायदा है अगर आप काम कर रहे हो तो। अब यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि क्या सरकार हमें लिखकर दे सकती है कि भैया अगर तुम धंधा करोगे तो हम रोड़े नहीं अटकाएंगे? क्योंकि देखो जहां तक मुझे पता है मेरे और आपके चाचा विधायक तो है नहीं जो सरकारी काम को निकाल लें, तो परेशानी हो सकती है ना। तो सवाल तो जायज है, क्या सरकार लिख के देगी? वेल बिल्कुल बिल्कुल देगी जी, और दिया भी है। सुनो ये फोटो मुझे जब लगानी थी जब मैं ये डायलॉग कह रहा था कि सरकार तेल का स्वाद चख चुकी है। क्या मुंह से फड़फड़ा रहे हैं अंकल जी। आगे चलते हैं। तो ये है भारत का राजपत्र यानी कि गजट ऑफ इंडिया। तो इस गजट में सरकार ने साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोफ्यूल्स आप बिल्कुल बना सकते हो जी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, जिसका मन करे वो बना ले, बस नियम कायदे कानून का पालन करे। सरकार ने लिखकर ही दिया है कि भैया लगा लो अपनी फैक्ट्री, हमें कोई परेशानी ना है। और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, वैसे मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, आराम से बैठकर पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा है। अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। प्लांट लगाने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता है? लगभग 2000 स्क्वायर फीट। छोटा मोटा अगर प्लांट लगाना है यानी कि मीडियम साइज का, तो 2000 स्क्वायर फीट की जमीन पर आप बड़ी आसानी से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। प्लांट को चलाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? अगर घर के आदमी हैं 4-5 तो आप प्लांट की सारी मशीनरी को खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं, किसी को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। और नहीं तो 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो बाहर से लोगों को हायर कर सकते हो। प्लांट लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो जमीन चाहिए, शेड चाहिए, मशीन चाहिए, बिजली चाहिए और एलपीजी चाहिए। अगर इन चीजों का जुगाड़ आपने कर लिया तो आपकी फैक्ट्री चल निकलेगी। अब प्लांट लगाने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? तो जी यह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहां से हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो सीटीई और सीटीओ यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश, यानी कि आपको प्लांट लगाने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, भैया लगा लो अपना प्लांट। और दूसरा कंसेंट टू ऑपरेट, यानी कि प्लांट लगाने के बाद चला लो अपना प्लांट। ये 2 चीजें मिल जाएंगी
उसके बाद जाओगे आप फायर डिपार्टमेंट पर। अब जी क्यों जाए हम फायर डिपार्टमेंट पर? तो देखो भैया, आप ज्वलनशील पदार्थों के साथ खेल रहे हो, ठीक है, धमाका हो सकता है, चोट लग सकती है, तो भैया औरों की जान के लिए आप खतरा पैदा ना कर दो, इसलिए आपको पॉल्यूशन नहीं, इंडियन फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद चाहिए आपको फैक्ट्री लाइसेंस, ये तो आप जानते ही होंगे, फैक्ट्री लगानी तो फैक्ट्री लाइसेंस तो चाहिए। और इसके अलावा चाहिए आपको लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से नाप तोल वाला लाइसेंस, यानी कि जब आप किसी चीज को खरीदते हो, बेचते हो, तोलते हो, तो आप सामने वाले को पूरी क्वांटिटी दे रही हो कि नहीं दे रहे हो, ये कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए आपको जो लाइसेंस चाहिए वो आपको इस डिपार्टमेंट से मिलेगा, और ये सारे लाइसेंस आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं अगर आपने एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी है तो। अगला सवाल, काम धंधा चालू करने के लिए कौन कौन सी सरकारी स्कीम हमारी मदद कर सकती हैं? हाँ जी, देखिए ध्यान से, अभी बता देते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सीधा 50 लाख का चेक काट के देगा आपको, पैसे लो, प्लांट खड़ा करो, सीधा हिसाब है बिल्कुल। फिर आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इस तरह के उद्योगों को एस्टेब्लिश करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की स्कीम्स भी होती हैं, उनका भी आप फायदा उठा सकते हो। फिर आता है एमएनआरई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, प्लास्टिक वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने को मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बहुत प्रमोट करती है, तो ये आपको किसी ना किसी स्कीम से फायदा जरूर दिलवा देगी अगर आप इसे अप्रोच करते हो तो, और सरकारी आदमी अगर काम करने का इच्छुक हो तो भी। आगे चलते हैं, ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब असली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो नहीं है पर आप एक आइडिया ले सकते हो। ये सारी चीजें हैं, कितना खर्चा होगा, कितने आदमी चाहिए, कहां से क्या चीज, मोटा मोटा आइडिया दिया है मतलब, ठीक है जी। आप पॉज करके इसे देख सकते हो, मैं साइड में भी हो गया हूं। आगे चलते हैं, तेल बेचने का मार्केट कहां मिलेगा? हाँ जी, देखो भैया, जैसे ही आपका तेल बनकर तैयार होगा तो आप उसे लोकल मार्केट में बेच सकते हो। आप ये देखो कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर फ्यूल की जरूरत तो सबको पड़ती है, रेस्टोरेंट हो गया, कोई ढाबा हो गया, और ये मैं उस तेल की बात कर रहा हूं जो कि प्यूरिफाइड नहीं है। अगर आपने प्यूरिफाई कर लिया तो ये सीधा व्हीकल में भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इसे एक्चुअल कीमत से थोड़ी कम कीमत पर बड़े आराम से बेच सकते हो, इसे खरीदार बहुत हैं। YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है जी। फिर आता है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? तो YouTube पर दिखाई गई ताबड़तोड़ पैसा छापने वाली वीडियो से बचें। ये लोग क्या करते हैं, आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लेंगे और आपको ऐसा लगेगा भाई साहब यही तो है अगला अंबानी बनने की स्कीम, करो तैयारी, अब मारेगा हमारा प्लांट नोटों की पिचकारी। ऐसा नहीं होता। तो ऐसी वीडियो सावधान रहें जहां पर चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। आगे चलते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको हर एक चीज के बस फायदे ही गिनवाए, नुकसान ना बताए। वैसे मैंने सारे फायदे नहीं बताए हैं, नुकसान ही बता रहा हूं, अपने रिस्क पे करना काम, ठीक है। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा कि आप मेरे चक्कर में लाखों रुपए ठूंस दो, ठीक है जी। आगे चलो, दूसरी चीज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस चीज को ध्यान से कैलकुलेट कर लो, यानी कि मेरा कितना पैसा लगेगा और कितने टाइम में वो वापस आ जाएगा या फिर मुझे प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को बिजनेस में एंटर करने से पहले जरूर ध्यान से देख लेना, और जब आप अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे उसमें ये सारी चीज आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। अगर खुद खड़े होकर काम कर सको तभी आगे बढ़ना, किसी और के भरोसे पर कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि जी चलो मैं अपनी नौकरी कर लेता हूं, किसी को खड़ा कर देता हूं, इसे तनख्वाह दे दूंगा, ये काम कर लेगा, भाई साहब चौपट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10 में से 8 या 9 बार वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि किसी का मन ना करता काम करने के लिए, दूसरे के लिए काम करने के लिए, ठीक है जी। तो अगर आप खुद अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तभी बिजनेस करना। मेरी सलाह है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। तो देखो, मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन आपको और सीखना है, रिसर्च लेवल तक जाना है, इसमें कुछ और सुधार करना है, कुछ बड़ा करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये है जी प्रोफेसर के पंत। काफी साल पहले, अब मुझे याद नहीं कि किस साल की बात है, एक बार मुझे मौका मिला था इन्हें सुनने का, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इनकी ये वाली किताब आप खरीद सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 भी है। अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं तो ही खरीदना, क्योंकि ये बहुत महंगी है, मेरे बजट से भी बाहर है। प्रोफेसर साहब, इतनी महंगी किताब छापी है आपने, लेकिन हम भी कम नहीं, मैंने लाइब्रेरी से जुगाड़ करा है इसका। तो जी बस मुझे तो इतना ही बताना था। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना, अगर हो सका तो रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो खत्म कर देते हैं या कुछ और भी बताना है क्या? वैसे मैंने सारी चीजें बता तो दी हैं, कुछ रह तो नहीं क्या? लोगों को नोट छपवा दिए, लोगों को स्कीम बता दी सरकारी, लोगों को मैंने
कुछ रहा तो नहीं। यार लाइट भी नहीं आ रही यार, गर्मी हो रही है। टाइम क्या हो रहा है देखो, 6:15 हो गए, मेरा तो मैच है आज क्रिकेट का।